हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। अब उस चैप्टर को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे के हमारे टॉपिक की। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, आयंस की जो मोबिलिटी होगी वो उतनी कम होगी और उससे कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टेंस आयंस की वजह से आती है। तो इफ़ इंटर आयनिक अट्रैक्शन इज़ मोर देन मोबिलिटी ऑफ आयंस, then mobility of ions will be decrease and thus conductance will decrease। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ आयन अगर डिक्रीज होगी तो कंडक्टेंस ऑफ आयन्स भी डिक्रीज होगी। और वो कैसे डिक्रीज होती है? इंटर आयनिक अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो। नेक्स्ट आता है सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन बढ़ने पर कंडक्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, कंडक्टेंस कम हो जाती है क्योंकि उसके आसपास, आयन के आसपास क्या आ जाते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। तो जो आयन है वो मूव नहीं कर पाएगा, आसानी से मूव नहीं कर पाएगा, तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जिस भी मीडियम की ज़्यादा होगी उसके लिए कंडक्टेंस क्या होगी? कम, क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वही आयन की मोबिलिटी कम हो पाएगी। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर आयन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज़ होती है, जिससे कंडक्टेंस क्या हो जाती है? इंक्रीज़। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन इंक्रीज़ हो जाएगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम, और मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट आता है डाइल्यूशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इसको समझते हैं। डाइल्यूशन बढ़ने पर कंडक्टेंस बढ़ता है। कंडक्टेंस कौन सा बढ़ेगा? जी बढ़ेगा। और डाइल्यूशन बढ़ने पर कंडक्टिविटी कम हो जाती है, के कम हो जाता है। इसको समझते हैं कैसे। सपोज़ बिफोर डाइल्यूशन 100 ml में 5 लाख आयन है अपने पास, तो 100 ml में 5 लाख आयन, तो ये कंडक्टिविटी G1 हो जाएगा। अगर 1 ml की बात करूँ तो 5 लाख डिवाइड बाई 100 होगी, 5000 आयन हो जाएगा। तो 1 ml में जो कंडक्टिविटी होती है उसको के बोलते हैं अपन। ठीक है, कंडक्टेंस होता है उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, उसको के बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम बढ़ गया होगा, तो वॉल्यूम बढ़ने पर आयंस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ने पर 200 ml पर सपोज 6 लाख आयन हो गए, उसको बोलूँगा मैं G2। अब देखो वॉल्यूम बढ़ने पर आयंस बढ़ गए, मतलब वॉल्यूम बढ़ने पर, डाइल्यूशन बढ़ने पर जो कंडक्टेंस है वो तो बढ़ गया, लेकिन 1 ml की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आ जाएगा 3000 आयंस। तो जो के था वो क्या हो गया? कम हो गया, कंडक्टिविटी कम हो गई। तो डाइल्यूशन बढ़ने पर कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो G2 है उसकी वैल्यू तो ज़्यादा होगी, लेकिन जो K1 है उसकी वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ पे G2 की वैल्यू ज़्यादा होगी और यहाँ पे K1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब कंडक्टिविटी तो कम होती है, कंडक्टेंस बढ़ता है वॉल्यूम बढ़ने पर। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपने पास डेबाय-हकल ऑन साइगर इक्वेशन। ये क्या यूज़ आती है? इससे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी निकालते हैं। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए। तो इस तरीके का कुछ इसका ग्राफ होता है, जिसमें ये वाला जो ग्राफ है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ इस तरीके का कुछ होता है, कर्व टाइप में। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। ये जो ग्राफ है किस किस के बीच में है? लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट और रूट सी के बीच में। सी यहाँ पे कंसंट्रेशन होता है। इस ग्राफ को इधर और आगे बढ़ाएं तो ये मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू होती है किसकी? लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट इस इक्वेशन की। ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो इक्वेशन यूज़ करेंगे हम, वो क्या करेंगे? लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी, जहाँ पे बी जो होता है हमें कांस्टेंट को बताता है। ठीक है, अगर इसी को मैं इक्विवेलेंट की फॉर्म में लिखूँ तो लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट माइनस बी रूट सी, ये इक्वेशन होगी। अब इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है उसका ऑब्जर्वेशन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्राफ क्या है। तो डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करने पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस के जितना इंक्रीज़ नहीं होता है। डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस के जितना इंक्रीज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे देखें, डाइल्यूशन इंक्रीज़ करने का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन को कम करना। तो यहाँ डाइल्यूशन ज़्यादा रहेगा। डाइल्यूशन इंक्रीज़ करने पर डाइल्यूशन इंक्रीज़ करने पर किसकी ज़्यादा रहेगी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की
कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस के जितना इंक्रीज़ नहीं हो पाता है। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट से हमेशा ही ज़्यादा रहती है, इसलिए ये जो ग्राफ है इसका इससे ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है ग्रेजुअली? क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ आयन है वो इंक्रीज़ हो जाती है और अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट रैपिडली इंक्रीज़ होता है। ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है और ये रैपिडली इंक्रीज़ होता है। ग्रेजुअली इंक्रीज़ कौन? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और रैपिडली इंक्रीज़ कौन होता है? डाइल्यूशन बढ़ाने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब अगर ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा हम निकाल सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1 यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्राफ को अगर मैं और आगे बढ़ाऊँ इस वाले ग्राफ को, तो ये यहाँ कहीं कट कर जाएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इस ग्राफ में आप देख रहे हो ये इसके साथ साथ चल रहा है, तो यहाँ ये आगे इन्फिनिटी पर मिलेगा। अब इन्फिनिटी तो कुछ होता नहीं है, इसलिए उसका निकाल नहीं सकते हैं हम। निकाल नहीं सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि अल्फा क्या होता है? लेस देन 1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉपिक अपने पास कॉलार्श लॉ। कॉलार्श लॉ क्या कहता है? कॉलार्श लॉ में जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी कंपाउंड की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है, किसी भी आयनिक कंपाउंड की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है, वो उसके अंदर जो आयन होते हैं उनकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के सम के बराबर होती है, ठीक है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन। अब सपोज कोई ए एंड बी मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी अगर मैं निकालूंगा तो लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी कैटायन प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी एनायन, तो इसका कैटायन और एनायन क्या होगा? ए प्लस बी माइनस, इन दोनों के सम के बराबर होगा इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। और ये लॉ दोनों किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। इसी को अगर मैं मोलरिटी की फॉर्म में लिखूं तो लैम्डा एम इन्फिनिटी इक्वल्स टू हो जाएगा एम लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ कैटायन प्लस एन लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एनायन, ठीक है। और एम और एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायन, क्योंकि यहाँ पे एन फैक्टर का एक रोल आ जाता है, ठीक है। सपोज Al2SO4 होल 3, इसके लिए अगर मुझे निकालना है तो इसको मैं आयंस में ब्रेक कर लूँ, ये 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 और 3SO4 2 माइनस में ब्रेक होगा। तो अगर मेरे को इसका इन्फिनिटी पर मोलर कंडक्टिविटी चाहिए तो किसके बराबर होगी? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 इंटू लैम्डा एम इन्फिनिटी एल्यूमिनियम प्लस 3 इंटू लैम्डा एम इन्फिनिटी SO4 2 माइनस। इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आयनिक कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन ऑफ Ca+2 एंड Cl माइनस R 119 एंड 76 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। देन कैलकुलेट द मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मतलब लैम्डा इन्फिनिटी मोलर ऑफ CaCl2 हमें निकालना है इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे, क्योंकि इन्फिनिटी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। जो CaCl2 है उसको ब्रेक करूँ अगर, तो वो किस में ब्रेक होगा? कैल्शियम प्लस 2 एंड 2Cl माइनस में, ठीक है। मुझे पहले लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालना पड़ेगा, वो किसके बराबर होगा? लैम्डा एम इन्फिनिटी Ca+2 इंटू लैम्डा एम इन्फिनिटी Cl माइनस, इसके बराबर होगा। तो ये है 119 प्लस 2 इंटू 76, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 271, ठीक है। अब मुझे इक्विवेलेंट वाला निकालना है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी होता है लैम्डा एम इन्फिनिटी डिवाइड बाय एन फैक्टर। लैम्डा एम इन्फिनिटी तो आया 271 और एन फैक्टर इसका कितना होगा? 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 135.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये अपना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द लैम्डा एम इन्फिनिटी एंड लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी ऑफ सॉल्ट। दिस सॉल्ट गिवन द आयनिक कंडक्टेंस इज एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ किस का दे रखा है अपने को? O2 माइनस K प्लस Na+ का दे रखा है। तो हमें निकालना है सॉल्ट का मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन। तो सबसे पहले सॉल्ट लिख लेता हूँ मैं। सॉल्ट क्या है मेरे पास? KOOC डॉट COONA। इसको हम ब्रेक करें तो ये जाएगा
C2O4 2 माइनस प्लस Na++K+। बस हमें तो सब आयनों का दे रखा है। सबसे पहले तो मैं लैम्डा m निकाल देता हूँ इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा वो C2O4 2 माइनस और Na+ और K+, और हमें किसका दे रखा है O2 माइनस का दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जो O2 माइनस का होगा वही C2O4 2 माइनस का होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सिलेट आयन के अंदर ही O2 माइनस, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 148.2 प्लस Na+ का कितना दे रखा है 50.1 प्लस K+ का 73.5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 271.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी इक्वल्स टू लैम्डा m इन्फिनिटी अपॉन n फैक्टर। तो ये हो जाएगा 271.8 डिवाइड बाय 2, n फैक्टर 2 आएगा इसका। ठीक है, ये हो जाएगा 135.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है अपने पास कॉलार्श लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम इससे अल्फ़ा निकाल सकते हैं। अल्फ़ा कैसे निकाल सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू होगी लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी और लैम्डा m नॉट अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी। नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन पे और इन्फिनिटी अनंत इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे। ठीक है, नेक्स्ट अल्फ़ा के साथ साथ हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। जैसे सपोज CH3COH ले लिया तो इसके लिए के क्या होता है C∝² हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है लेस देन 1, तो के इक्वल्स टू हो जाएगा C∝² और अल्फ़ा यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। नेक्स्ट आता है टू डिटरमाइन लैम्डा m इन्फिनिटी एंड लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये आपने देख लिया, जैसे कि इसके लिए निकालना है। अब हमें दे रखा है CH3COH NaCl और HCl, तो इन तीनों को इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि CH3COH बन जाए। CH3COH के लिए क्या होगा, इन दोनों की आयनों का सम। कैसे निकालेंगे आयन का सम, CH3CO माइनस और Na+ को ले लिया, फिर उसमें से NaCl का माइनस कर दिया और HCl को इसमें ऐड कर दिया, तो ये वाले आयन सारे कट गए, बचा क्या CH3COH और H+। तो इन सब का मुझे दे रखा है, इन सब की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास लैम्डा m इन्फिनिटी CH3COH निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, उनकी इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे हमें सॉल्युबिलिटी निकालना है, मतलब S निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लैम्डा m इन्फिनिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा K/1000 डिवाइड बाय m। यहाँ पे m की जगह पे फिर क्या बन जाएगा S बन जाएगा, क्योंकि मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालना होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है at certain temperature the saturated solution of AgCl has conductivity K, that is 1.8 10⁻⁻6 mho centimeter inverse. The ionic conductance is of Ag plus and Cl minus at infinite dilution are this and this mho centimeter square mole inverse. Find the solubility of AgCl at this temperature. इस टेम्परेचर पे हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है। ठीक है तो सॉरी, सबसे पहले मुझे निकालना है लैम्डा m नॉट ऑफ AgCl। कैसे निकालूंगा वो, Ag+ का और Cl माइनस का। तो Ag+ का कितना दे रखा है मुझे 54.5 प्लस Cl माइनस का 65.5, तो ये हो जाएगा 120 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो जाएगा। अब मुझे लैम्डा इन्फिनिटी m निकालना है, क्योंकि मुझे सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो लैम्डा नॉट m या फिर लैम्डा इन्फिनिटी m इक्वल्स टू हो जाएगा K/1000 डिवाइड बाय m की जगह पे मैं S लिख दूँ तो यहाँ से S आ जाएगा K/1000 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट m या लैम्डा इन्फिनिटी m। ठीक है, K की वैल्यू हमें दे रखी है 1.8 10⁻⁻6 इंटू 1000 डिवाइड बाय लैम्डा m इन्फिनिटी हमने निकाला अभी, या इन्फिनिटी था सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा 120, यहाँ से सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। KSP निकालना है अपने को, तो KSP AgCl का क्या होगा S इंटू S, दैट इज़ S² इक्वल्स टू KSP इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻⁻10, ये KSP निकल के आएगा AgCl का। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलर कंडक्टेंस फॉर एसिटिक एसिड एट 0.2 मोलर
at infinity dilution are 4.8 and 400 ohm inverse centimeter square mole inverse respectively. Then calculate infinity and K for CS3. So calculate infinity नहीं, सॉरी यहाँ पे आएगा अल्फ़ा. कैलकुलेट अल्फ़ा एंड के फॉर CS3 COOH. तो सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे, कंसनट्रेशन दे रखी है 0.2 मोलर. लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम सी जिसको बोलते हैं वो दे रखा है अपने को 4.8 एंड लैम्डा एम इन्फिनिटी हमें दे रखा है 400. तो सबसे पहले मैं इन दोनों का यूज़ करके क्या निकालूंगा, अल्फ़ा का फार्मूला होता है लैम्डा नॉट एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी. तो 4.8 डिवाइड बाय 400 ये हो जाएगा 1.2%, मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻², ये हो जाएगा. नाउ के निकाला है अपने को, के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर. तो सी है 0.2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर 1.2 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 2.88 इंटू 10⁻⁵. तो के भी आ गया अपने पास में और अल्फ़ा भी निकल के आ गया. इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इन्फिनिटली diluted NH4Cl solution is 150 ohm inverse centimeter inverse mole inverse centimeter square mole inverse and ionic conductance is OH minus की इतनी है और Cl minus की इतनी है. What will be the molar conductance of NH4OH solution at infinite dilution? If the conductivity of 0.01 molar solution of NH4OH is 9.52 into 10⁻⁵ ohm inverse centimeter inverse, what will be the alpha? अल्फ़ा भी हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है. तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले NH4Cl इसका कितना दे रखा है 150 ओम इन्वर्स. तो NH4Cl के लिए देखा है 150 ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स, ये दे रखा है NH4Cl का. OH माइनस का कितना दे रखा है अपने को 198 एंड Cl माइनस का कितना दे रखा है अपने को 76. ठीक है, सबसे पहले लैम्डा नॉट एम मुझे निकालना है NH4OH. तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट एम NH4Cl प्लस OH माइनस माइनस Cl माइनस. ठीक है, तो यहाँ से Cl तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा NH4 प्लस एंड OH माइनस. ठीक है, तो लैम्डा नॉट एम यहाँ से आएगा कितना 272 ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स, ये हो गया. अब हमें दे रखा है सी कितना दे रखा है 0.01 मोलर. के दे रखा है कितना 9.52 इंटू 10⁻⁵ ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स. लैम्डा एम ये इन्फिनिटी है, ठीक है. लैम्डा नॉट एम मुझे निकालना है तो वो आ जाएगा के इंटू 1000 डिवाइड बाय एम. ठीक, तो यहाँ से के की वैल्यू रखूँगा 9.52 10⁻⁵ इंटू 1000 डिवाइड बाय एम. एम मतलब 0.01. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.52. ठीक, अब मुझे क्या निकालना है अल्फ़ा. तो अल्फ़ा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी. तो लैम्डा नॉट एम तो आया 9.52 और इन्फिनिटी था 272. ये आ गया अल्फ़ा. अल्फ़ा का परसेंटेज में अगर मैं निकाल लूँ तो अल्फ़ा आ जाएगा 3.5%. ठीक है, इस तरीके से अल्फ़ा कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे. समझ में आ गया स्टूडेंट्स. तो इस तरीके से ये था हमारा कंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस और फैक्टर अफेक्टिंग चीज़ें. इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.